नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी, स्टेशन मास्टर, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां आपके सपनों को हकीकत में बदला जाता है। साथियों, जैसा कि गुरमीत सर मैथ की टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, उसमें वो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे ही हम आपके सामने जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की है, जो कि आपकी हर परीक्षा में आपको सबसे आगे रखेगी। तो साथियों देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे और आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देंगे उसका उत्तर बताने के लिए। आपको अपने उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट भी देखना है। और एक काम और करना साथियों, आपको जैसे मैं इसके बाद इसको पूरा सोल्व कराऊंगा, यानी इसके हर टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन किस उसमें आया और इसके आगे भी आने की उम्मीद है। उन सभी टॉपिक को हम आपके सामने बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था, आपको कमेंट करना है, ठीक है, जिससे कि हम देखें कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। मंजिल तक पहुंचना साथियों कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी निरंतरता बनाए रखनी होगी। तो उम्मीद है आपने अपना उत्तर लगा दिया होगा। इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था साथियों? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। अगर बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे। तो साथियों ये निवासी थे मोरक्को के। इससे 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। 5 क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आए? मोहम्मद बिन तुगलक के। ये कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के। इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम, ये भी बहुत बार पूछा गया। इनकी पुस्तक का नाम था साथियों रेला, ठीक है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपने दरबार में किस पद पर सुशोभित किया? तो इनको पद दिया था साथियों उन्होंने दिल्ली का काजी। काजी क्या होता, काजी क्या होता था साथियों? काजी होता था न्यायाधीश, दिल्ली का काजी, ठीक है। तीसरा, इन चार हो गए। पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस देश में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था, चीन राजदूत के रूप में भेजा था। तो ये तो बात हुई इब्न बतूता की। अब बात करें अगर हम इसके पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से जो स्टार्ट होकर 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक चली, जिसके की राजाओं को हम सुल्तान के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं में से एक अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। गुलाम वंश की तुरंत बाद आने वाला था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा। और इसमें जो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी रहा, ये 1296 से 1316 तक रहा। 1296 में ये अपने चाचा, जो कि इनके ससुर भी थे, जलालुद्दीन खिलजी, इनकी हत्या करवाकर गद्दी पर बैठा, ठीक है। उससे पहले ये कहाँ का, कड़ा का इक्तेदार या गवर्नर था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बैठते ही इक्तेदारी प्रथा को बंद किया। इक्तेदारी प्रथा किसने शुरू की थी साथियों? ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्तेदारी प्रथा, इक्तेदारी प्रथा क्या होती थी कि एक सेनापति को 10 या 20 गांव दे दिए जाते थे और अपनी सेना का जो रख रखाव का खर्च था वो उसे उस जमीन से प्राप्त आय से करना होता था। तो इसके स्थान पर इसने नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन था? उत्तर भारत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और अब नगद वेतन देने से सैनिकों को सामान की या महंगाई का सामना ना करना पड़े, उसके लिए इसने चलाया बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला शासक कौन था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू किसने की साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद
इसने नगर इसने देखा कि सैनिका सेना में भी बहुत भ्रष्टाचार था। वो क्या करते थे, एक तंदुरुस्त आदमी का नाम लिखवाते थे सैनिक के रूप में कि जब भी युद्ध में जाएगा तो ये जाएगा, लेकिन सेना के टाइम पे युद्ध के टाइम पे जाता कौन था साथियों? युद्ध के टाइम जाता था एक दुबला पतला आदमी या बीमार आदमी। तो इसने सैनिकों का हुलिया रखवाना शुरू किया, हुलिया। और इसने घोड़ों का भी यही किया, घोड़ों पर भी नंबर डलवाए, घोड़ों को दागने की प्रथा। ये भी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं देखोगे कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की। ये किसने शुरू की साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, स्थापत्य कला के रूप में अगर इसकी बात करें तो इसने सबसे प्यारा जो बनवाया वो बनवाया अलाई दरवाजा, जो कि महरौली में है, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के आसपास जो आपको दिखाई देगा वो अलाई दरवाजा है। दूसरा, एक इसने बनवाया सीरी का किला, सीरी का किला। और उसके बाद इसने बनवाया हजार खंबा, हजार स्तून महल, यानी हजार खंबों का महल। इसके अलावा अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबों का महल, ठीक है। और क्या रह गया? ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था उत्तर भारत का जिसने कि दक्षिण अभियान शुरू किए और सफल हुआ। दक्षिण अभियान शुरू किए और सफल हुआ। इसे दक्षिण अभियान के दौरान ही अपना सबसे विवादास्पद और सबसे वफादार वो मिला सेनापति मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर क्या था, बस वो तो आप उधर देख लेना। मलिक काफूर मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने इसे हजार दिनार में खरीदा था। ये हजार दिनारी के रूप में था मलिक काफूर, ठीक है, हजार दिनारी। दूसरा, इसने मलिक काफूर ने ही इसे धीमा जहर देकर इसकी हत्या करवाई थी और अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे उन्हें अंधा करवाकर इसी ने मरवाया था। और 36 दिन तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के जो वफादार अंगरक्षक थे उनके द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। अब बात करें हम, दूसरा ऑप्शन हमारा बलबन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आप देखोगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिले होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने आज ही पढ़ाई शुरू की। तो आप देख रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज का लेवल हम क्या रखने वाले हैं। तो साथियों इसकी बात करें हम बलबन की, तो बलबन बलबन जो था गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन बलबन, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गुलामों का गुलाम कौन था? गुलामों का गुलाम, जब गुलाम की बात हो ही रही तो गुलामों का गुलाम था इल्तुतमिश। ऐसा क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। और गयासुद्दीन बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का था। गयासुद्दीन बलबन जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी तुर्गान चहलगामी। ये क्वेश्चन आप देखोगे कि ना जाने कितने पेपरों में आया हुआ है कि तुर्गान चहलगामी या चालीसा शुरू करने वाला या अंत करने वाला। चालीसा को शुरू करने वाला था साथियों इल्तुतमिश, और इसका अंत करने वाला कौन था? बलबन, ठीक है। चालीसा का अंत करने वाला कौन था साथियों? बलबन। इस बलबन ने अपने को नियामत खुदाई या खुदा की परछाई के रूप में प्रस्तुत किया, और इसलिए इसने अपने दरबार में नियम बनाए सिजदा और पैबोस का, सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब झुककर सलाम करना और पैबोस मतलब पैरों को चूमना, क्योंकि ये अपने को खुदा की
परछाई मानता था। और इसने अपने दरबार में अपने को कुलीन कुलीन कहते हैं सभ्य, अपने का अपने परिवार को सबसे सभ्य मानते हुए, क्योंकि उस टाइम ईरानी यानी जो वो थे पारसी, उनका सबसे फेमस जो त्योहार था वो था नवरोज। इसने अपने को कुलीन वर्ग दिखाने के लिए अपने दरबार में नवरोज का त्योहार शुरू किया। ठीक है साथियों। और एक इसने स्थापत्य कला की बात करें, एक इसने दार उल अमन, दार उल अमन कहते हैं साथियों न्याय का घर, न्याय का घर, इसकी स्थापना की। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी बलबन की। अब बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इन सबको क्वेश्चनों को आपने नोट कर लिया होगा। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड आने की नहीं। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इस तरह क्वेश्चन लिखो और उसके साथ साथ आप उसे ट्री फॉर्म में तैयार करो। यानी अगर आपको ऑप्शन बलबन दिखाई दिया तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सारे लिख दो। यहाँ से पता लगा, उसके बाद आपको कहीं से भी पता लगता रहे, आप उसमें ऐड करते रहो, तो इस तरह आपके नोट्स तैयार होंगे। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन देखा ही बतूता किसके दरबार में बात है, मोहम्मद बिन तुगलक, और आप उसके आगे बढ़ते चले गए। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट ऑप्शन है, उन सबसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, आपको उन पे काम करना ही होगा। साथियों कंपटीशन रोज बढ़ता जा रहा, आप देखोगे सहारनपुर से लेके अम्बाला तक पहले लगभग 85 या 100 के करीब गेट थे, एक गेट पे 300 आदमी थे, अभी केवल 2 गेट चल रहे। तो 300 पे 900 आदमी, वो 100 गेट पे 300 आदमी काम करते थे, एक एक उनका रिलीवर था, यानी लगा लो 350 आदमी काम करते थे। उन सबको पोस्ट क्या होगी, सरेंडर होगी। तो क्या हो रहा है साथियों, जो नौकरी है वो कम होती जा रही और कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा। तो आपको उस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको इस तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे ये मोहम्मद, अब अगला ऑप्शन है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम तुगलक की बात करें तो अगर दिल्ली सल्तनत के पूरे की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो तुगलक वंश का है। यानी आप इसे भी नोट करके लिखो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कार्यकाल अधिक कार्यकाल किसका है साथियों, तुगलक वंश का। और सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो है खिलजी का, खिलजी वंश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कि सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश कौन सा था, तुगलक। सबसे कम समय तक रहने वाला कौन सा था साथियों, खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, मृत्यु कहें या हत्या कहें, के बाद गद्दी पर बैठा, जिसमें विद्वान कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त किसका नारा है, हुनूज दिल्ली दुरुस्त किसका कथन है, हुनूज दिल्ली दुरुस्त, या इसका मतलब हिंदी में होता है दिल्ली अभी दूर है। किसका है, कमेंट बॉक्स में बताएं, दिल्ली अभी दूर है। ये था निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने, गयासुद्दीन तुगलक जब एक बार अपने सैन्य अभियान पर गए हुए थे तो उन्हें पता लगा कि मेरा लड़का निजामुद्दीन औलिया की संगत में ज्यादा रहने लगा और उसका राजपाट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, और निजामुद्दीन औलिया उसके थ्रू पैसों का गबन कर रहे। तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली खाली कर दो। तो उसने राजा को संदेश भिजवाया कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त, कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, और इन्होंने जोना खां के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इन्होंने दिल्ली से पहले फरीदाबाद के आसपास इन्होंने एक महल तैयार करवाया, लकड़ी का एक महल था, जो कि पूरा का पूरा एक ही पिलर या एक ही खंबे पर खड़ा था, और उसके ऊपर जहां पर महाराजा को बैठना था, उस सुल्तान को बैठना था गयासुद्दीन तुगलक को, उसके ऊपर सजावट के रूप में धारदार हथियार लगवाए।
और जब परेड वहां से हाथियों की परेड गुजारी गई तो एक हाथी जानबूझकर उस पिलर से टकराया, जिससे कि वो पूरा का पूरा महल गिर गया। और महल गिरने से क्या हुआ, जो धाराधार हथियार थे, तो गयासुद्दीन तुगलक और उसके वफादार सैनिकों की वहीं पर मृत्यु होगी, जिसे कि एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया। तो अब जब भी ये हुनूज दिल्ली दुरुस्त या दिल्ली अभी दूर है आपसे पूछा जाएगा, तो आपके को जो मैंने ये कहानी सुनाई वो कहानी एकदम बिल्कुल याद आएगी और आप इसका सही उत्तर लगा के आओगे, निजामुद्दीन औलिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम जोना खां था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान गणितज्ञ था, लेकिन इसे विद्वानों ने अधिक पढ़ लिखने के कारण या इसके कामों के कारण इसे रक्त पिपासु, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखोगे आप कि रक्त पिपासु या पागलपंथी के अंश वाला राजा किसे कहा जाए, रक्त पिपासु या पागलपंथी के अंश वाला राजा किस सुल्तान को कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके जो आदेश थे वो इतने बेसिर के होते थे मतलब फालतू के होते थे कि आज भी लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं। जब भी कोई ऐसा आदेश आया जो कि अयोग्य है, यानी बिल्कुल सटीक नहीं बैठता, तो उसे आज भी कहते हैं कि तुगलकी फरमान है, ठीक है। तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसके ऐसे काम क्या थे साथियों, इसके 5 काम थे, ठीक है। पहला, इसने सबसे पहले इसने क्या काम किया, दोआब, दोआब कहते हैं गंगा जमुना के जो बीच का सबसे उपजाऊ या दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान को दोआब कहते हैं। उसके बीच में जितनी भी लोग रहते थे उन पर इसने टैक्स की वृद्धि की, लेकिन इसकी किस्मत खराब कहो कि उसी टाइम दोआब के उसमें अकाल पड़ गया। इसने जो टैक्स बढ़ाया था उसके उससे जो खजाने में वृद्धि होनी थी उसके स्थान पर अब खजाना ही खाली हो गया, उनकी सहायता के लिए इसे खजाना खाली करना पड़ा। दूसरा, इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन करी। तीसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह था कि इसने सोने और चांदी के स्थान पर पीतल का प्रयोग किया, ठीक है, पीतल का प्रयोग किया। अब इससे नुकसान राजा को क्या हुआ कि सब हर घर में टकसाल लग गई थी। बदायूं ने लिखा कि हर घर में अब टकसाल थी, लोग क्या कर रहे थे, पीतल के सिक्के बना रहे थे और सोने के सिक्के जनता के घर में और पीतल के सिक्के शाही खजाने में जमा हो गए थे। तो ये भी इसकी योजना असफल हुई। एक इसने खुरासेन और कराचील अभियान चलाए, वो भी इसके असफल हुए। तो इसके सारे कार्य असफल हुए। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब बदायूं ने लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से। ये भी एसएससी आप सीपीओ 2015 में देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सा राजा था जिसके बारे में कहा गया, उसकी मृत्यु पर कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो वो भी कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक, जो कि इनके चचेरे भाई थे, वो गद्दी पर बैठे। और फिरोज शाह तुगलक ने के जो काम है साथियों वो थे, इन्होंने जोना खां के नाम पर जौनपुर की स्थापना करी, ठीक है। इन्होंने फिरोज शाह कोटला दुर्ग, जो दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनाया। इन्होंने हिसार की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हिसार को बसाने वाला राजा कौन था, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा, इसने क्या किया, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फिरोजपुर नामक नगरों की स्थापना की, जहां गयासुद्दीन तुगलक को मध्यकालीन भारत का सबसे ज्यादा सिंचाइयों के लिए नहर खुदवाने वाला पहला राजा मध्यकालीन भारत का कौन था साथियों, गयासुद्दीन तुगलक था। अगर क्वेश्चन आए कि मध्यकालीन भारत में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला, नहर खुदवाने वाला, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। लेकिन नहरों का जंजाल बनाने वाला कौन था साथियों, जंजाल बनाने वाला था फिरोज शाह तुगलक।
नहरों का जंजाल। इसने यमुना नदी से हिसार तक 150 किलोमीटर लंबी एक नहर खुदवाई और उसके आसपास उसका जंजाल बिछवाया। तो सिंचाई के लिए नहरों का जंजाल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और सिंचाई के लिए पहली नहर किसने खुदवाई साथियों? मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं हम, वो खुदवाई साथियों गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का एक सबसे बड़ा जो काम था, इसने ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा गया होगा जब से ये कंपटीशन शुरू हुआ हो, कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, जजिया कहते हैं धार्मिक कर, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता है, तो उस ब्राह्मणों पर मोहम्मद बिन कासिम के शुरू से 712 के करीब शुरू हुआ था। जजिया जो सबसे पहले लगाया गया था भारत में, वो मोहम्मद बिन कासिम के समय लगा था। लेकिन उसने क्या किया? ब्राह्मणों ब्राह्मणों विधवा और बच्चों विधवा और बच्चों पर यह टैक्स नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक अपने दरबारी मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया? सबसे पहले जजिया, ठीक है। दूसरा, इसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे इसने दीवाने खैरात जिसमें गरीब लोगों की मदद होती थी। दीवाने बंदगान जो कि गुलामों का देखभाल करता था, गुलामों की खरीद फरोख्त करता था। दीवाने बंदगान जिसका अधिकारी होता था, ये भी पूछा गया साथियों, आरजे बंदगान, ठीक है। और एक इसने बनवाया दारुल सफा। दारुल सफा क्या था साथियों? एक खैराती अस्पताल था। और एक काम और याद रखना आप, हम इसका, इसने एक दीवाने कोई, जो कि एक कृषि मंत्रालय था, इसकी स्थापना की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोई नामक जो मंत्रालय था, यानी कृषि मंत्रालय था, वो किसने बनाया था साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये था पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। अब इसमें देखो हमने कितना लिखा, तो इस लिखावट से बचने के लिए अगली सारी क्वेश्चनों को हमने प्रिंट फॉर्म में लाए, ठीक है। वो आपके सामने प्रिंट हुआ होगा, उसे ही हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो हमने इसे प्रिंट करवा दिया। पहला इसका आंसर बताएंगे आप। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और मैं इसका थोड़ा पानी पी लूं। उम्मीद है आपने अपना उत्तर कमेंट कर दिया होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना दमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो ये कराया गया था साथियों मौर्य वंश के। और मौर्य वंश का भी सबसे जो प्रतापी राजा था वो था अशोक, ठीक है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने महान चाणक्य के सानिध्य में शुरू किया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, और उसके बाद गद्दी पर बैठा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अब बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो कि उपगुप्त के सानिध्य में उन्होंने शुरू अपनाया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया कि अशोक ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने उपगुप्त से, ठीक है। और एक बात और, किसके उसमें होते हैं? अशोक के। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म को शुरू करने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। और इससे आता है कि इनकी संगत, बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई?
तो इसकी ट्रिक होती है साथियों राव पकू। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। ठीक है, और इसकी किसके शासनकाल में हुई? अकाक, या अकाक लिख दो। ठीक है, आपके याद रखने के लिए हमने इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपके सामने पेश की। ये रही, पहले आप इससे ये देख लो। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। सारनाथ ही वो जगह थी साथियों जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाया साथियों? धर्म चक्र परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन परिवर्तन, ये भी साथियों बहुत बार पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, या धर्म चक्र परिवर्तन किस चीज का इंडिकेशन है? तो वो पहले उपदेश का है, जो कि उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था। प्रथम उपदेश दिया। धमेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। एक क्वेश्चन यहां से अभी एनटीपीसी ने पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचाई पर स्थित स्तूप कौन सा है? तो वो है बिहार में स्थित केसरिया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लोगे कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया है। ठीक है, अब बौद्ध संगति कई बार क्या होता है कि वो क्या पूछ रहा है, बौद्ध संगति कहाँ हुई, पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, या किसके शासनकाल में हुई, मैच करो, या उसकी अध्यक्षता किसने की वो भी या बताओ, या मैच करो। तो देखो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई कि राजा महाराजा आजा। ठीक है, पहली की, दूसरी विश्व सबका काल है, तीसरी पीटो गली में आशिक है, और आशिक गली में आया क्यों? क्योंकि कुंवर जी कंगाल है। राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है, पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल है। भाई कुंवर इन आशिक को गली में आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे कुंवर जी कंगाल हो गए। तो देखो राजा महाराजा आजा, इसमें राजा से राजगृह, यानी पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो महात्मा बुद्ध की तुरंत मृत्यु के बाद सप्तकर्णी नामक गुफाओं में, राजगृह में सप्तकर्णी नामक गुफाओं में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और उस टाइम किसका राज था साथियों? अजात शत्रु। और ये अजात शत्रु के बारे में भी थोड़ी बात लिख लें हम कि अजात शत्रु मगध साम्राज्य का जो पहला वंश हुआ, हर्यक वंश, उसके जो संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है, उनका पुत्र था। और हर्यक वंश का दूसरा नाम था साथियों पितृहंता वंश। ठीक है, पितृहंता वंश। तो बिंबिसार जो था वो अजात शत्रु का पुत्र था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। ठीक है, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, दूसरा विश्व सबका काल है, तो इसमें ये वैशाली, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई साथियों? वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में? साबाकामी की। और उस टाइम किसका वंश था साथियों? किसका राज था? कालाशोक का। तीसरी पीटो गली में आशिक है, पीटो से यहां बना पाटलिपुत्र, और अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तीसरे ने। अगर मानने की बात है 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अध्यक्षता किसने की, तो 90 बार आप देखोगे कि मोगलीपुत्र तीसरे ने की। और चौथा और ये जो पहला है, तीसरा है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट इनमें अगर अध्यक्षता के मामले में बात करें तो मोगलीपुत्र तीसरे बहुत ही बार ज्यादा बार पूछा गया है। तो पीटो गली में आशिक है, तो पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरे। और अध्यक्षता किसने, वो किसके शासनकाल में हुआ? ये अशोक के। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। अब चौथी की देखो, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी से मतलब कुंडलवन। ठीक है, और जी से मतलब वसुमित्र जी, और कंगाल मतलब कनिष्क। ठीक है, तो कुंडलवन, वसुमित्र और कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगति के बारे में आप एक बात और याद रखोगे कि ये एकमात्र बौद्ध संगति थी जिसमें उपाध्यक्ष भी था। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष।
असुघोष जिन्होंने बुद्धचरितम नामक पुस्तक लिखी। असुघोष की फेमस पुस्तक कौन सी है साथियों? बुद्धचरितम है। ठीक है। और पहला ऐसी बौद्ध संगति थी साथियों जिसमें उपाध्यक्ष था। तो आपको ट्रिक कैसी लगी जरूर बताएं। अभी तक जिनके दोनों सही गए उनके लिए धन्यवाद। राजा महाराजा आजा विश्व सबका काल है, पीटो गली में आशिक कुंवर जी कंगाल है। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन भी देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? साथियों आप कहोगे कि अभी तक दो क्वेश्चन करवाए, इतनी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप देखोगे कि दो नहीं क्वेश्चन हमने अभी तक कम से कम 25 से 30 कर दिए। ठीक है। कुछ साथी कहते हैं कि क्वेश्चन कम नहीं, आप उन्हें अगर मैं उन्हें एक लाइन में लिख के लाऊं तो आप देखोगे कि अभी तक 50-55 तक क्वेश्चनों की संख्या पहुंच चुकी होगी। मेरा मकसद आपके दिमाग में पेड़ तैयार करना, जिसकी हर श्रृंखला से या हर शाखा से आपको क्वेश्चन प्राप्त हो। ठीक है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप इसका उत्तर दें। ठीक है, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर है वो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। भावनगर। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है कि जैन धर्म और ये किस पर। अब यहाँ से सभी को याद हो गया होगा कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर कहाँ स्थित है? भावनगर गुजरात में। लेकिन किस पहाड़ी पर स्थित है, वहां पर किसका फेमस मंदिर है, इन सब बातों के लिए भी हमने तैयारी की है कि वो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर है वो गुजरात नगर के भावनगर जिले में। और कौन सी पहाड़ी पे है साथियों? शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। हो सकता है वो अब की बार पहाड़ी पूछ ले, या वो आपसे पूछ ले कि ये मंदिर बनवाया किसने था। तो ये बनवाया था साथियों कुमार पाल सोलंकी ने। ठीक है। और इसमें मुख्य मंदिर, जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। और ऋषभ देव को किस और नाम से भी जाना जाता है साथियों? आदिनाथ। और जो इनका चिन्ह है वो क्या है साथियों? बैल। इनका चिन्ह है बैल। तो 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभ देव। और 24वें कौन थे साथियों? महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें थे साथियों पार्श्वनाथ। ठीक है। और पालिताना को गुजरात का मंदिरों का शहर माना जाता है। भारत का मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? कांची या वाराणसी को। ठीक है। और गुजरात का किसे कहा जाता है साथियों? पालिताना को। यहाँ पर सभी जितने तीर्थंकर हैं उन सब का है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो किसका है? ऋषभ देव का। ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और जिनका चिन्ह क्या है? बैल है। एक बात और, एकमात्र जो तीर्थंकर है 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र तीर्थंकर ऋषभ देव है जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था कि ऋग्वेद में किस तीर्थंकर का नाम है या उल्लेख है, वो है ऋषभ देव ऋग्वेद में। ठीक है साथियों। अब ये देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे, इनका उत्तर बताओ। तो साथियों सही उत्तर है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखो साथियों 1206 से 1526 तक सल्तनत काल है। सल्तनत काल। सल्तनत काल। ठीक है। 1526 से 1857 तक, 1857 तक ये टाइम है मुगल काल। इसका जो भी राजा था उसे हम कहते हैं सुल्तान।
कुछ साथियों को तो यही नहीं पता होगा। और इस टाइम के राजाओं को कहते थे बादशाह। ठीक है, तो आप देखोगे 1526 में 1526 से पहले बाबर ने बेजू भोरा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद उसने पहला युद्ध लड़ा 1526 में, फिर 27 में, फिर 28 में, 29 में और 30 में वो मर गया था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह, फिर जादार शाह। ठीक है, ये सब गद्दी पर बैठे। तो आपको ये जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब है, ये याद करना। ठीक है, इनके जो कालक्रम था वो हमने आपके सामने यहाँ रख दिया। ठीक है, सही कालक्रम ये है, 1526 से 1530 तक किया था। एक बात और याद रखो, जैसे पानीपत के युद्ध है, पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत के 3 युद्धों में पहला युद्ध जो हुआ वो हुआ 1526 में, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ वो अकबर और हेमू के बीच हुआ, अकबर और हेमू के। और तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ, उससे पहले अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बाबर का पानीपत के युद्ध में जीतने से पहले, सॉरी, भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, तो वो था बेजू बोरा का युद्ध, बेजू बोरा का युद्ध। इसमें आंशिक रूप से तोपखाने का प्रयोग हुआ। ठीक है, बाबर का भारत में सफल होने का सबसे बड़ा कारण था उसकी तुगलकुमा युद्ध नीति, तुगलकुमा युद्ध नीति जो कि उसने उज्बेकों से सीखी थी, उज्बेकों से सीखी थी। और उसकी उन्नत तोपखाने का इस्तेमाल ही भारत में उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। तो उज्बेकों से उसने जो तुगलकुमा नीति सीखी थी वो इस तरह थी कि उसके पास अगर 3 सैनिक थे तो वो एक ही सैनिक को सामने रखता था, यानी 1/3 सेना को सामने रखता था और बाकी सेना को यहाँ पहाड़ियों में इस तरह छिपा देता था। तो ये वाली सेना सोचती थी कि इनकी संख्या तो कम है और ये तुरंत आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ती थी और ये इसे तीनों तरफ से घेर कर बीच में लेकर और इन्हें मार देते थे या पराजित कर देते थे। तो ये युद्ध नीति थी उसकी, तुगलकुमा युद्ध नीति। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की क्योंकि इसने पूरे अफगानिस्तान में एक चांदी का सिक्का बंटवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस युद्ध के बाद बाबर ने अफगानिस्तान में सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया, जिसके कारण उसने कलंदर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो वो युद्ध था 1526 का। उसके बाद इसने दूसरा युद्ध लड़ा, दूसरा युद्ध इसका हुआ 1527 में जो खानवा का युद्ध था, जो महान शासक महाराणा सांगा के साथ लड़ा गया। और बाबर को पता था कि राणा सांगा कितना तकड़ा विद्वान है, तो उसके खिलाफ इसने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया, तो जिहाद का नारा साथियों खानवा के युद्ध में दिया गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध इसका 1528 में मेदिनी राय के साथ हुआ और घाघरा का युद्ध इसका 1529 में महमूद लोदी के बाद हुआ। 1530 में ये मर गया और इसे आराम बाग में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा के आराम बाग में दफन नहीं कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया, तो वो भी साथियों बाबर था, क्योंकि इसे पहले आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन जब मुगलों के खिलाफ जाटों ने हमला किया तो उन्होंने जाट कौन थे वो राजा राम, उन्होंने क्या किया, इसकी जो कब्र थी उसे तहस नहस कर दिया, तो इसे फिर दोबारा कहां दफनाया गया, काबुल में। ठीक है, दूसरी बात एक और याद रखियो आप
कि बाबर और जहांगीर ऐसे दो मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबर की पुस्तक का नाम तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, और जहांगीर की पुस्तक का नाम तुजुके जहांगीरी। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो थी वो तुर्की भाषा में थी, और साथियों ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक थी फारसी भाषा में। किसमें थी साथियों? फारसी भाषा में। एक बात और, बाबर की जो तुजुके बाबरी है इसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, और बाबरनामा में भारत के मौसम का भारत के मौसम का पहली बार वर्णन किसी अंग्रेज विदेशी शासक ने किया, वो था बाबर। इसने कहा कि 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बदले वाणी। ठीक है, तो वो था बाबरनामा। और दूसरा, इसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में 2 राजाओं, एक तो कृष्णदेव राय, कहाँ के फेमस राजा थे साथियों? विजयनगर के, और दूसरा राणा सांगा का वर्णन किया है। कृष्णदेव राय जिनकी 3 पुस्तक थी, अमुक्त मालव्य, अमुक्त मालव्य, जामवंती कल्याणम और उषा परिग्रह। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज, जो कि तेलुगु साहित्य के महान शासक, महान कवि थे। ठीक है, अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, तो जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी बहुत बार पूछा गया कि कृष्णदेव की किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, और हम उत्तर मान रहे हैं शिवाजी, जबकि शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे साथियों? कृष्णदेव राय के दरबार में। हमारा मकसद आपके लिए रास्ता इतना आसान करना है कि आप वो किधर से भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कान इधर से पकड़ ले, चाहे इधर से पकड़ ले, आप हर टाइम और हर स्थिति के लिए तैयार हैं। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? आपका टाइम स्टार्ट होता है। किसकी हत्या हुई थी साथियों? ये हत्या हुई थी टीपू सुल्तान की। ठीक है, आप ध्यान दोगे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 67 से 69 तक हुआ। ठीक है, इसका कारण था कि जो मैसूर पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध कर रहा था, अब उसने उस गठबंधन को तोड़ दिया था, और उसने अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को कम करने के लिए उन पर आक्रमण किया। इस युद्ध में आंशिक रूप से हैदर अली की जीत हुई, और मद्रास की संधि जो 1769 में हुई, उसके द्वारा जो भी राज्य उन्होंने एक दूसरे के जीते थे, जो क्षेत्र उन्होंने जीते थे, वो एक दूसरे के उन्होंने वापिस किए। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली युद्ध के बीच में ही मर गए। इन्हें कैंसर था, पीठ में इनकी कैंसर था, उसके कारण ये अपने कैंप में मारे गए। ठीक है, मर गए। उसके बाद इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। ठीक है, और यह युद्ध टीपू सुल्तान जीत गए। ठीक है, इसमें मैंगलोर की संधि हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो टैली करने में दे देगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, दूसरा किससे, तीसरा किससे, चौथा कैसे समाप्त हुआ। तो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बैठा। इसके याद रखियो कि इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली, जैकोबिन क्लब जो कि फ्रांसीसियों का था, और इसने अपने दरबार में फ्रांसीसियों को अच्छे पदों पर भर्ती किया अपनी सेना में, और इसने एक स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। इसने आधुनिक हथियारों के लिए फ्रांसीसियों के सहयोग से कई कारखाने बनाए, यानी बंदूकों के लिए भी इसने काम किया। उसके बाद अगर आप देखो कि टीपू दूसरा हो गया, दूसरे में टीपू सुल्तान की, यानी ये बराबरी पर छूट गया, आंशिक रूप से कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की जीत हुई। लेकिन उसके बाद जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनके 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण
टीपू सुल्तान को शर्मनाक संधि पर साइन करने पड़े और अपना आधा राज्य और आधी सेना इन्होंने अंग्रेजों को दे दी, जिससे कि अब टीपू सुल्तान बहुत ही कमजोर हो गया था। और उसके बाद अंग्रेजों ने इसे पूर्णतः 1799 में समाप्त कर दिया। टीपू सुल्तान की हत्या उसके चौथे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में की गई। तो इसका आंसर क्या था साथियों? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन देखो साथियों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे का जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो साथियों एक बात याद रखो कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा हमारे दो सदन है, ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है, लेकिन दोनों के पास एक एक विशेषाधिकार है। जैसे राज्यसभा अखिल भारतीय कोई भी नई नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना हो, सेवा का सर्जन करना हो, आर्टिकल 312 के तहत कौन कर सकता है? उसे राज्यसभा कर सकता है। यानी कोई भी अगर हमें नई पोस्ट आईपीएस आईएएस की बनानी हो तो वो कौन बनाएगा? आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा बनाएगा। लेकिन हमें पता कि 4 विधेयक है, उनमें से एक सबसे फेमस और सबसे इंपोर्टेंट विधेयक है धन विधेयक, ठीक है, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है। मनी बिल को राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन भी आता है कि मनी बिल वह कौन सा संशोधन है या कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति वापिस नहीं भेज सकता, ठीक है, यानी वापिस नहीं लौटा सकता। तो वो कौन सा विधेयक है साथियों? वो धन विधेयक है। ऐसा इसका पीछे का कारण क्या है? धन विधेयक को वापिस ना भेजने का कारण यह है कि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही शुरू किया जाता है। यानी जब अनुमति ले ली तो वापिस करने का तो कोई कारण उठता ही नहीं। और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है क्योंकि एक धन विधेयक है, एक वित्त विधेयक है। इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? इसे परिभाषित कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि धन विधेयक को, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन परिभाषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और एक बात और, ये हमेशा लोकसभा से ही शुरू होगा। जैसे ये इसका विशेषाधिकार है, तो धन विधेयक शुरू करना किसका विशेषाधिकार है? लोकसभा का। राज्यसभा इसमें मूक दर्शक के रूप में रहती है। इसके पास लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा और 14 दिन के लिए जाएगा। 14 दिन में राज्यसभा उसमें कोई बदलाव के साथ वापिस कर सकती है या उसे पास कर सकती है या उसे अपने पास रख सकती है। अब अगर उसने कोई सलाह दी, उसके लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात, अगर इसने पास कर दिया तो वो पास हो गया। अगर इसने 14 दिन तक उसे बिल को अपने पास रख भी लिया तो 14 दिन के बाद वो बिल पास माना जाएगा। यानी राज्यसभा के पास उसके लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। लोकसभा ने पास कर दिया तो समझो वो पास हो गया। तो इसका आर्टिकल है साथियों 110। ऐसा कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 110 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। यही सारी बातें मैंने आपको पीछे बता दी। अब अगला क्वेश्चन देखो, कमल किस राज्य का फूल है? राज्य का राज्य फूल है, ठीक है। उम्मीद है आपने उत्तर लगा दिया होगा। तो इसका उत्तर है साथियों कर्नाटक। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और कमल कर्नाटक के साथ साथ इन तीन का, हरियाणा, कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर राज्य का भी राजकीय पुष्प है। भारत का कौन सा है? कमल है। और भारत के अलावा 3 राज्यों कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू का राज्य का राजकीय पुष्प भी है। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प साथियों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है। ये रहा पलाश। पलाश जो कि
दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो, इसलिए पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम जंगल की आग है। तो यूपी का क्या हो गया साथियों? पलाश। भारत का क्या हो गया? कमल। कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर का राज्य के पुष्प क्या हो गया? कमल। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत में अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना साथियों अब 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई। ठीक है, पहली हेराल्ड डोमन मॉडल पर थी, जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और ये किस देश से ली गई है? इसका उत्तर आपने अभी तक उम्मीद है बता दिया होगा। तो इसका उत्तर है साथियों यूएसएसआर। ठीक है, इसका जो वो है, बाद में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना के आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है साथियों? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ने लिया है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, सॉरी योजना आयोग के नहीं, नीति आयोग के योजना आयोग के कौन थे साथियों? गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगोडिया तथा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। कौन है साथियों? सुमन बेरी। यहाँ नीति आयोग पढ़ेंगे आप। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया तथा वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी है। योजना आयोग के कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन थे? मोन्टेग सिंह एलवालिया। ठीक है, दूसरी कौन सी थी इसकी? दूसरी थी महालनोबिस, भारत के जो महान आर्थिक इकोनॉमिस्ट थे महालनोबिस। और ये किस आधार पर थी? भारी उद्योग। ठीक है, और ये कितनी आई? 12 आई 2017 तक। 51 से लेके 2017 तक ये 12 आई। और इसके स्थान पर अब क्या आई? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्यापार व आर्थिकी संबंध समिति का प्रमुख कौन है होता है? बताओ भाई। 2003 में ये शुरू की गई थी, व्यापार व आर्थिक संबंध समिति। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, व्यापार व आर्थिकी संबंध समिति अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार, कार्य क्षेत्र एवं संचालन मामलों को एक समन्वित व समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए 2005 को इसका गठन किया गया। इस समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या था साथियों? प्रधानमंत्री। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, शंक्वाकार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा, और इसका सही उत्तर है अंडाकार। ठीक है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर, और अंडाकार वो घूमती तो वही है गोल गोल, लेकिन घूमने के साथ साथ भी वो, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी यहाँ घूमती रहेगी, फिर यहाँ घूमेगी घूमेगी, इस तरह पूरे साल में वो इस तरह एक अंडाकार पथ पर चलती रहे। ठीक है, बार पर, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। और इस वार्षिक गति के कारण ही कुछ भूगोलीय घटनाएं होती है। क्या क्या होती है? जैसे सूर्य की किरणों का सीधा तिरछा चमकना, या तो सीधा या तिरछा चमकना। ठीक है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण। जैसे ये ग्लोब है, तो इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें कर्क और मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिन्हें मित्र पर गमचा जार, जिनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? मित्र पर गमचा झार।
क्षेत्र पर गमछा जार। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, ठीक है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपी है, ये भी आप याद रखोगे। माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपी काटती है। इसका अगला भूगोलीय जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर 6 माह के दिन और रात, सॉरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन रात। आपने देखे होंगे कि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार धूप रहेगी, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक रात रहेगी, ठीक है। तो ध्रुव पर 6 माह के दिन और रात, ठीक है। जलवायु कटिबंधन का निर्धारण कि वो शीतोष्ण है या उष्ण है। दिन व रात का छोटा बड़ा होना, कभी कभी सर्दियों में रात लंबी और गर्मियों में रात छोटी होती है। उसका कारण भी क्या है साथियों, ये पृथ्वी की जो वार्षिक गति या परिक्रमण है उसके कारण। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो दिन व रात का छोटा बड़ा होना वह किसके कारण है, तो वो किसके कारण है साथियों, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। देखो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है। कोयला, लोहस्क, बॉक्साइट, जस्ता। हेलो कल क्या हुआ था, कल वीडियो बना ली थी लेकिन आवाज ना आने के कारण वो डिलीट करनी पड़ी, तो उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ी और इसीलिए बार बार चेक करना पड़ रहा कि माइक चल रहा या नहीं चल रहा। झारखंड की कुआं खान निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है। कोयला, लोहस्क, बॉक्साइट, जस्ता। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लोहस्क, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया लोहस्क। इसका आप डिस्क्रिप्शन देखें, झारखंड की गुआ खान लोहस्क खनिज से संबंधित है। यह झारखंड में सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट लोहे का जो एक अयस्क है हेमेटाइट, वो यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि गोवा खान ऐसा ही एक खान है नोआ मंडी, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है साथियों, ये भी झारखंड में स्थित है। गोवा खान और जो नोआ मंडी से जो लोहस्क प्राप्त होता है वो किस उसमें जाता है, वो सेल का एक वो है बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, महारत्न कंपनियों में से एक है। और ये बोकारो जो है वो एशिया में तीसरे नंबर पर है अपने अक्षेत्रफल के अनुसार, और प्रोडक्टिव के हिसाब से चौथे नंबर पर है। एशिया में क्षेत्रफल के उस पर तीसरे स्थान पर है बोकारो, ठीक है। और ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनियों में से एक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया साथियों, लोह अयस्क, ठीक है। और ये गोवा खान से निकलने वाला लोहा जो कच्चा माल है वो कहाँ तैयार होता है, बोकारो में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत है, बताओ साथियों। जब तक आप बताओ तब तक मैं बता दूं कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उम्मीद है आपने सही उत्तर बता दिया होगा, 0.03%, ठीक है। देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 के नाम से जानी जाती है में कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम श्वसन करते हैं तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन को वापिस छोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखो जब हम श्वसन करते हैं तो ये तो नाइट्रोजन 78% जाएगी तो बाहर भी 78 आएगी, ऑक्सीजन 21% अंदर जाएगी और बाहर 16 से 16.2 के करीब वापस आएगी। तो जो O2 अंदर 0.03 गई थी वो लगभग कितनी 4 या 4 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग बाहर आती है। यानी अभी अब क्वेश्चन पूछा था कि श्वसन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेते हैं, तो अंदर लेते हैं 0.03% और बाहर कितनी छोड़ते हैं हम 4%, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन वो उल्टा पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी छोड़ते हैं, तो 4 से 4.2%। निम्नलिखित में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? अब कुछ साथी इसमें NH7 ढूंढ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है साथियों NH44। NH44 जो कि पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, उसका नाम परिवर्तन करके अब उसका नाम NH44 कर दिया गया है, NH44। और NH44 कहां से? श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारतीय राज्य कन्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, ठीक है। एक बात और, वो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजमार्गों के आधार पर विश्व में पहला देश कौन सा है? USA। दूसरा कौन है साथियों? आप खुश हो जाओ, दूसरे स्थान पर भारत आ गया। पिछले 8 सालों में भारत ने बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम किया है, तो इसलिए वो चीन को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गया। और भारत में लगभग 1.50 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के आधार पर पहले स्थान पर USA, दूसरे पर भारत और तीसरे पर चाइना है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? बताओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है साथियों? तो इसका सही उत्तर है फैन, ठीक है। ये सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि प्रेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। ये कुछ फेमस है। सवाना कहाँ का है साथियों? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। प्रेरी कहाँ सी है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका। अस्टेपी कहाँ है? यूरोएशिया में। और इसे ही दुनिया की रोटी की डलिया या रोटी का मैदान किसे कहा जाता है साथियों? अस्टेपी को कहा जाता है। पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, कहाँ सी? ब्राजील में। और पुस्ताज, अगर आप कहो कि उस्ताज भूख लग रही, तो हंगरी मतलब भूख, और पुस्ताज उस्ताज, पुस्ताज हंगरी में। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, और कैंटबरी न्यूजीलैंड का। पंपास, इसमें एक छूट गया साथियों, कंपास। कंपास कहां से है साथियों? अर्जेंटीना में। और पंपास ब्राजील में, ठीक है। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उसे बताओ साथियों। NDP का नेट डोमेस्टिक प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। तो इसका सही उत्तर है साथियों नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हमें अगर नेट NDP निकालना हो तो इसमें से हम जीडीपी में से अगर हम जो मूल्य हास हुआ, यानी जितना हमें नुकसान हुआ वो घटा दें, तो हमें NDP प्राप्त होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो NDP का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? ठीक है, तो आप बताओगे। रसायन, दूरसंचार, खनन, वस्त्र। बताओ। तो इसका सही उत्तर है साथियों वस्त्र उद्योग। कृषि के बाद भारत में जो सबसे ज्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं साथियों? वस्त्र उद्योग में। और वस्त्र क्रांति कहां से शुरू हुई थी साथियों? मैनचेस्टर से, ठीक है। और मैनचेस्टर कहाँ है साथियों? इंग्लैंड में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को। और उत्तरी भारत का कानपुर को, और दक्षिण भारत का किसको? कोयम्बटूर को, ठीक है। कानपुर में एक काय का दलहन, दलहन रिसर्च सेंटर कहाँ से है साथियों? कानपुर में है। और जो कृत्रिम अंग बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? कानपुर और आगरा में, ठीक है। और कोयम्बटूर में क्या है साथियों? गन्ना अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में, और उत्तर प्रदेश का शाजापुर में है।
ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं और अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।